नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज पशु परिचर भर्ती की जो क्लासें अपने नियमित और रेगुलर जो क्लासें शुरू करी है, उसकी ये 9वीं क्लास होने जा रही है। दोस्तों, ये क्लासें बहुत शानदार, बेहतर, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 2024 में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। दोस्तों, आपकी और मेरी जो ये रणनीति है, आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली है। और कल की क्लास तो नहीं आ पाई, क्योंकि कल आप सभी को पता है हमारा जो राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया था, उसके उपलक्ष्य में कल मैंने छुट्टी रखी थी ऑनलाइन क्लास की। कल मैं क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि हमारे स्कूल में भी फंक्शन था, तो हम वहाँ बिजी रह गए। खैर कोई नहीं दोस्तों, आज अपनी ये क्लास वापस उसी जोश जुनून के साथ में आज अपनी वापस ये क्लास 9वीं क्लास चल रही है। दोस्तों, इससे पहले अपन ने राजस्थान का भौतिक विभाजन चल रहा था, जिसमें मैंने आपको भौतिक विभाजन में थार का मरुस्थल पूरा पढ़ा दिया, अरावली पर्वतीय प्रदेश पूरा पढ़ा दिया। आज अपने उसी भौतिक प्रदेश का तीसरा पार्ट लेंगे, जिसमें उसका नाम कौन सा है दोस्तों? तीसरे पार्ट का वो है दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज ये तीसरा पार्ट लेंगे दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह ही नहीं सकता कि दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं 100% कह सकता हूँ कि भौतिक विभाजन से हमेशा 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 राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बहुत बेहतर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा। अपन सबसे पहले तो इसकी बात करूं दोस्तों, जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये जो मैदान है, ये पूरा का पूरा समतल है। इसका लगभग भूभाग एकदम समतल है, सपाट है। इस तरह अपन जिस प्रकार अपन रहते हैं ना लोग, एकदम जो समतल भूभाग है ना, ये पूरा का पूरी मैदानी प्रदेश कैसा है दोस्तों? सबसे पहले मैं बात करूं, ये समतल भूभाग है, समतल भूभाग। और भाई साहब, ये जो पूरी मैदानी प्रदेश है, ये समतल भूभाग है। और साथ में इन मैदानों का, जो पूरी मैदानी प्रदेश है, इनका जो निर्माण है, वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा। और इनके साथ में उन नदियों की सहायक नदियों के द्वारा, सहायक नदियों के द्वारा। यानी कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से, नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से। यानी कि नदियां जब प्रवाहित होती है, तो उसके साथ में छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे रेत, वो सभी नदियां अपने साथ में लेके आती है। तो नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से पूरी मैदान का निर्माण हुआ है। इसका मतलब नदियां हर साल बहती है, नदियां हर साल अपने साथ में मिट्टी लेके आती है, रेत लेके आती है, नवीन जलोढ़ मृदा लेके आती है। इसका मतलब पूरी मैदानी प्रदेश सबसे ज्यादा क्या है भाई? सर्वाधिक। मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक कैसा है? उपजाऊ है। सर्वाधिक कैसा है? उपजाऊ। यहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न होता है, पूरी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न होता है, सर्वाधिक फसलें होती है, पूरी मैदानी सर्वाधिक उपजाऊ है। इसीलिए पूरी मैदानी प्रदेश को क्या कहते हैं? खाद्यान्नों का भंडार कहते हैं, खाद्यान्नों का कटोरा भी कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ है, यहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न की फसलें होती है, इसीलिए पूरी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्नों का कटोरा कहते हैं, खाद्यान्नों का भंडार कहते हैं। ये पूरी मैदान की कुछ मैं बातें बता रहा हूँ। सीधी बात बताई कि पूरी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ? नदियां और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्माण हुआ है। आई बात समझ में? पहली बात तो ये ध्यान रखना, पूरी मैदानी प्रदेश एकदम समतल है। यहाँ जितनी भी नदियां आती है, वो नदियां अपने साथ में मृदा लेके आती है और इस मैदानी भाग में फैला देती है। यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा पूरी मैदानी प्रदेश एकदम उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न की फसलें होती है, इसीलिए पूरी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्नों का भंडार या खाद्यान्नों का कटोरा कहते हैं। समझ में आई ये बात? आगे देखो दोस्तों, मैंने सबसे पहले दो बात तो आपको कंप्लीट ही करवा दी कि पूरी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और पूरी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। ये दो बात तो मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि पूरी मैदानी प्रदेश की क्षेत्रफल है 23% और पूरी मैदानी प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 39%। ये मैंने
23 और 39 कैसे आया, ये मैंने सबसे पहले जब अपनी जो भौतिक विभाजन पढ़ाया था उसके साथ में मैंने ये चीज समझा दी कि थार के मरुस्थल का कितना है। थार के मरुस्थल का है 61.11%, जनसंख्या है वहां पे 40%। जो मरुस्थलीय है, जो अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल है 9% और वहां की जनसंख्या 10%। जो पूरी मैदानी प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल है 23% और यहाँ की जनसंख्या है 39%। ये चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है, पूरी मैदानी प्रदेश का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नदियों और इसकी सहायक नदियों द्वारा। पूरी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है। कौन से भौतिक प्रदेश को खाद्यान्नों का कटोरा या खाद्यान्नों का भंडार कहते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहते हैं। भाई बात सुनने, ये भाई साहब सर्वाधिक समतल है। सर्वाधिक समतल है, इसका मतलब देख लो, यहाँ पर 23% क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 39%। क्षेत्रफल कम है लेकिन यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, इसीलिए पूरी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक क्या है भाई साहब? जनसंख्या घनत्व है। क्या है? जनसंख्या घनत्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आएगा कि कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक, कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश एकदम समतल है, सर्वाधिक उपजाऊ है, यहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न होता है, क्षेत्रफल से ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। समझ में आई की बात? ये यहाँ तक समझ में आई क्या? आपका जो ये सीपीयू है, आपकी जो खोपड़ी है, आपका जो डब्बा है, इसमें ये बात बैठ गई क्या? अच्छे से बैठ गई क्या? याद रखना। तो मिटाऊं इसको? मिटा दो दोस्तों, आप उतारते रहना, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रख के मिटाता हूं मैं इसको। तो मैं अब वापस लिखता हूँ, मेन 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 मैं पॉइंट लिखता हूँ, सीधी बात लिखता हूँ। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण याद रखना, नदियों व उनकी सहायक नदियों के द्वारा। सहायक नदियों के द्वारा, पहली बात। यहाँ का इसका क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने बता दिया 23%। यहाँ पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है? तो मैंने आपको बता दिया 39%। यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना, जो औसत वर्षा है, यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है दोस्तों, वो याद रखना 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। समझ में आ रही? थार के मरुस्थल में 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 50 से लेकर 90% सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और पूरी मैदानी प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों, अच्छे से याद रखना, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है दोस्तों? आर्द्र जलवायु। जो पूरी मैदानी प्रदेश है, इस प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है, सर्वाधिक आर्द्र जलवायु। जो अपना थार का मरुस्थल है, वहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के बीच में, वहां पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी पूरी आर्द्रता नहीं है, उप आर्द्र, आधी आर्द्रता है, आधी आर्द्रता, इसीलिए वहां पर उप आर्द्र लगा है। और जो पूरी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता है, इसीलिए आर्द्र जलवायु लगा है। जो दक्षिणी पूर्वी हड़ौती का पठार है, पठारी भाग है, वहां पर अति आर्द्र लगेगा। वहां पे क्या लगेगा? अति आर्द्र। तो ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? अच्छे से बैठा क्या दिमाग में? बिल्कुल एकदम साफ तरीके से बैठ गया क्या? समझ में आगे? ये जो पूरी मैदानी प्रदेश है ना, इसका ढाल किस तरफ है? जो पूरी मैदानी प्रदेश है ना, इसका ढाल पूर्व की ओर है। इसका ढाल कैसा है दोस्तों? पूर्व की ओर। मैं बताता हूं, देखो दोस्तों कैसा है इसका ढाल। ये अपना राजस्थान है दोस्तों, ये मैंने बता दिया। ये अपना क्या है? थार का मरुस्थल है। ये बीच में ये क्या है? अरावली है। और ये अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ये जो है, ये अपना तीसरा भाग कौन सा, जिसको आज पढ़ रहे हैं, पूरी मैदानी प्रदेश। इसका ढाल इस तरफ है, इसका ढाल इस तरफ है, यानी पूर्व की ओर है, यानी इस तरफ है। इसका ढाल किस तरफ है? ये ऐसे ढाल, इसका ऐसे ढाल। आई बात समझ में? तो पूर्वी प्रदेश का ढाल किस तरफ है? पूर्व की ओर ढाल। समझ में आएगी क्या? अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका ढाल किस तरफ है? पूर्व की ओर है। इसका ढाल पूर्व की ओर। समझ में आ गया? ये उतारो भाई साहब, छापो, हाथों हाथ छापो, दिमाग में बिठाओ इसको, छापो, फिर मैं आगे और बताता हूँ। समझ में आ रही है दोस्तों? आपको समझ में आ रही तो दोस्तों ये वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में फैलाएगा। आप जितना ज्यादा इसको सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप प्यार देंगे, उतना मैं इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहूंगा। आपके लिए बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट फील होगा, तो मैं आपके लिए हमेशा हरदम आपके साथ में रहने वाला। हालांकि अब तक जो आपका प्यार मिला है, इससे तो मैं बहुत खुश हूँ।
आपने बहुत ज्यादा इस चैनल को प्यार दिया। हर दिन ये चैनल ग्रोथ करता जा रहा है और आप सबके लिए सबके प्यार के आगे मैं नतमस्तक हूँ। तो ये आप समझो, आप लिखो, लिख दे दोस्तों। आगे बात करता हूँ। अब मैं पूरे मैदानी प्रदेश की कुछ बातें बताता हूँ जो आपके लिए बेहद शानदार। देखो दोस्तों, एक बात है, एक शब्द है बाबर, एक शब्द है दोस्तों खादर, और एक शब्द है बांगर। ये शब्द बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, हजारों बार आते हैं। ये शब्द बहुत बार आते हैं, हजारों बार आते हैं। ये शब्द क्या होते हैं, अच्छे से सुनना। देखो दोस्तों, माना कि ये क्या है, ये मान लो पहाड़ी है या कोई पर्वत है या पहाड़ी है या ऊंचा कोई टीला है। यहां से मान लो बारिश हुई, ये मान लो बारिश हुई तो ये पानी आया, पानी आया, और ये पूरा समतल भूभाग है ना। ये समतल भूभाग है। यहाँ से मान लो ये बारिश आई और ये पानी आया पूरा का पूरा। ये मान लो, हाँ मैं ऐसा बता देता हूँ, ये पानी आया पूरा, ये बारिश हो रही ऊपर से और ये पानी आया। तो मान लो ये पहाड़ पर जो छोटे छोटे कंकड़ है ना दोस्तों, ये कंकड़, ये कंकड़ है। तो कंकड़, जब यहाँ ऊपर बारिश होगी, यहाँ पे जब बारिश होगी तो ये जो छोटे छोटे कंकड़ है ना, ये इस पानी के सारे 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 नीचे आ जाएंगे। ये जितने भी कंकड़ है ना दोस्तों, ये कंकड़ धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। इस पानी के सारे सारे बहते 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 ये नीचे आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे दोस्तों, नीचे आ जाएंगे। और जो फिर पानी बचेगा वो इस कंकड़ में से होता हुआ आगे 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 चला जाएगा। ये जो नदी है ना दोस्तों, ये मान लो नदी है पूरी, इस नदी में पानी आगे 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 चला जाएगा। मान लो किसी वर्ष यहाँ पर सर्वाधिक बारिश हुई, इन पहाड़ों पर सर्वाधिक बारिश, बहुत ही भयंकर बारिश हुई, तो ये नदी मान लो छोटी है, इस नदी से भी ज्यादा ये इसका फैलाव हो जाएगा। ये मान लो नदी है तो ये पानी यहाँ तक फैल जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक फैलेगा। नदी, ये तो मुख्य नदी है दोस्तों, ये जो बीच वाली है, ये बीच वाली, ये तो मुख्य नदी है, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से ये पानी यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक फैल गया। तो इसका मतलब ये नदी अपने साथ में कंकड़ लेके आई, वो तो भारी थे, तो कंकड़ तो वो यहीं रह गए, उस पर्वत के तल में ही रह गए नीचे। और जो नदी के साथ में जो मिट्टी थी वो तो हल्की थी, वो मिट्टी ज्यादा पानी आने की वजह से वो मिट्टियां यहाँ तक चली गई, यहाँ तक चली गई। समझ मारी, ये तो मुख्य नदी है। मैं एक बार मिटाता हूँ इसको, ज्यादा हो गया। देखो दोस्तों, ये तो पूरी मुख्य नदी है, ये तो पूरी मुख्य नदी है, और पानी ज्यादा आने की वजह से यहाँ तक चला गया, ये यहाँ तक चला गया, तो ये पानी यहाँ तक भी फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। ये तो मुख्य नदी है, ये तो बहती ही बहती है, लेकिन पानी ज्यादा आने की वजह से ये इस तरफ फैल गया, ये इस तरफ भी फैल गया। अब धीरे धीरे बारिश ऊपर खत्म हुई तो ये पानी धीरे धीरे वापस अपने मुख्य नदी में चला गया। कहाँ चला गया दोस्तों, अपने मुख्य नदी में चला गया। ये मुख्य नदी में वापस आ गया। तो भाई साहब, इसके साथ में जो रेत आई थी, ये मिट्टी आई थी, ये मिट्टी यहीं रह जाएगी, ये मिट्टी यहीं रह जाएगी। धीरे धीरे ये मिट्टी हो जाएगी पुरानी। कैसी हो जाएगी, पुरानी। जो ये पुरानी मृदा है, जो मृदा पुरानी हो गई, उसको बोलेंगे दोस्तों मांगर। क्या बोलेंगे, मांगर। जो पुरानी मृदा हो गई उसको तो बांगर कहेंगे। जो वापस मुख्य नदी में आकर ये जो बहने लगी, धीरे धीरे मुख्य नदी में आ गई, ये नवीन मृदा है। कैसी मृदा है दोस्तों, नवीन मृदा है। इसीलिए इस मृदा को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, खादर। और जो ये कंकड़ वाला इलाका, जो पर्वत के पास में जो कंकड़ से जो निर्मित जो मैदान बना है, यानी कि जो कंकड़ निर्मित कंकड़ निर्मित जो मैदान है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे बाबर। क्या बोलेंगे दोस्तों, बाबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, बहुत गजब की बात बताइए। सीधा क्वेश्चन आएगा, पुरानी पुरानी जलोढ़ मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे, बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे, खादर। कंकड़ निर्मित जो मैदान बना है उसको क्या कहेंगे, बाबर। तीनों चीज समझ में आ गई क्या, कॉपी में छाप लो भाई साहब, यहां से क्वेश्चन 100% आता है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, और भाई साहब कंकड़ से निर्मित जो मैदान बना है इसको बाबर कहते हैं। समझ में आ गई क्या ये बात, समझ में आ गई। छापो भाई साहब, हाथों हाथ छापो। फिर अपना अगला बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मिटाऊं क्या इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं, आगे वापस कर देना। आपको समझ में नहीं आए दोस्तों, वीडियो पॉज कर करके देखो, रुक रुक के देखो, समझ समझ के देखो, तो चीज समझ में आएगी। आप सोच रहे हो कि मैं एक बार भी मेरे को समझ में आ जाए, भाई साहब ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने भी कोई 500 बार ये चीजें पढ़ी होगी, तब जाके समझ में आता है, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तब आपको मैं समझा पा रहा हूँ। भाई बस मैं ऐसे इतनी इतनी आसानी से नौकरी नहीं लगती भाई साहब, नीचे यूं तब देना पड़े। भाई बस नीचे खील हो जाए, बैठ बैठ फुंसिया हो जाए मोटी मोटी, एड़ा बागा हो जाए मोटा मोटा, तब जाए नौकरी मिले।
इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, याद करना पड़ता है, बार बार रखना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके नौकरियां मिलती भाई साहब। ऐसे यूं इतनी आसानी से नौकरियां मिल जाती तो हर कोई ले लेता। समझ में आ रही ना, खील हो जाते खील। हाँ, मिटा दो ये आगे। तो मैंने दोस्तों अब तक क्या क्या पढ़ा है, 2 मिनट रिपीट कर देता हूँ, फिर अपना आगे पॉइंट करेंगे। मैंने सबसे पहले पूरी मैदानी का क्षेत्रफल बताया 23%, जनसंख्या 39%। पूरी मैदान नदियों के द्वारा लाया गया मैदान है। नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जो मृदा है उससे निर्माण हुआ है। पूरी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ है, यहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न होता है, इसीलिए खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। समझ में आ रही, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं आगे। फिर मैंने पूरी मैदानी प्रदेश में 3 पॉइंट बताए थे। जो कंकड़ निर्मित मैदान है उसको बाबर कहते हैं, जो नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है उसको खद्दर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है उसको बांगर कहते हैं। ये मैंने आपको अपने पूरी मैदानी प्रदेश में बताया था। अब पूरी मैदानी प्रदेश के कौन कौन से भाग है अच्छे से सुन लें। ये जो पूरी मैदानी प्रदेश है, पूरी मैदानी प्रदेश, इसके कौन कौन से भाग है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पढ़ना चंबल प्रदेश, सबसे पहला पढ़ना चंबल प्रदेश 1 नंबर। दूसरा पढ़ना दोस्तों बाण गंगा बेसिन, या चंबल प्रदेश कह सकते हैं, या मैं ऐसा लिख देता हूँ चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां पूरी आ जाएगी। बाण गंगा बेसिन कह सकता हूँ। तीसरा में बनास बेसिन कह सकता हूँ, तीसरा बनास बेसिन कह सकता हूँ, और चौथा में माही बेसिन कह सकता हूँ, माही बेसिन कह सकता हूँ। ये 4 चीजें अपने को पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चारों चीजें अपने को पढ़नी, 4 चीजों में से 100% क्वेश्चन आता है। तो पहला पूरी मैदानी प्रदेश का पहला पॉइंट लगाओ दोस्तों आपकी एक बुक में, चंबल बेसिन पहला पॉइंट लगाओ, चंबल बेसिन पहला पॉइंट लगाओ। अपन चंबल बेसिन का सबसे पहले अध्ययन करते हैं। इस प्रकार फिर बाणगंगा का करेंगे, फिर बनास का करेंगे, फिर माई बेसिन का करेंगे। तो सबसे पहले लगाओ चंबल बेसिन। दोस्तों चंबल बेसिन की मैं बात करूं, सबसे पहले चंबल बेसिन की बात करूं तो चंबल बेसिन का मतलब होता है चंबल नदी, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है उसको चंबल बेसिन कहते हैं। समझ में आ रही, ये जो चंबल नदी है ना दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम जना पाव की पहाड़ियां, जना पाव की जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों, ये एमपी में। जना पाव की पहाड़ियां एमपी में है, वहां जना पाव की पहाड़ियां एमपी से ये चंबल नदी अपने उद्गम होती है और राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। 84, देखो मैं नदियां नहीं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं नदियों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं मौखिक रूप से नदियों की बात आती है मैं सुना देता हूँ, जो लिखने वाली बात होती है वो यहाँ बता दो। तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा जाती है, कोटा के बाद में बूंदी जाती है, फिर सोमदपुर में जाती है, फिर करौली में जाती है, फिर धौलपुर में जाती है, धौलपुर के बाद में मुरादगंज जो यूपी में पड़ता है, मुरादगंज इटावा, इटावा के पास में जो मुरादगंज है वहां पर ये यूपी में चली है। यूपी में जो यमुना नदी है मुरादगंज के पास में, उस यमुना में चली जाती है। क्या बताया मैंने कि जनाभाव की पहाड़ियों से निकलती है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से अपने रास्ता में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से कोटा में जाती है, कोटा से बूंदी में जाती है, फिर सोमदपुर में जाती है, फिर करौली में जाती है, बूंदी के बाद में सोमदपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, फिर मुरादगंज जो इटावा के पास में है वहां पे यमुना नदी में मिल जाती है। ये तो है चंबल नदी, ये नदियों में मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इसकी बात क्या, अपने को पूरी मैदान में क्या क्या पढ़ना है। ये जो चंबल नदी है ना दोस्तों, इस चंबल नदी ये भाई साहब इतनी भयंकर तरीके से बहती है, चंबल नदी इतनी भयंकर तरीके से बहती है कि अपने साथ में भाई साहब इतने जो मृदा ना उस मृदा का सर्वाधिक कटाव कर देती है, गहरी गहरी घाटियां बना देती है। ये जो चंबल नदी है ना, ये गहरी गहरी क्या बना देती है दोस्तों, गहरी गहरी घाटियां बना देती है। और इन गहरी गहरी घाटियों को क्या कहते हैं दोस्तों, बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बीहड़ कहते हैं। समझ में आ रही है, यानी कि चंबल नदी के द्वारा बनाई गई गहरी गहरी घाटियों को बीहड़ कहते हैं, और स्थानीय लोग इन्हीं बीहड़ों को क्या कहते हैं दोस्तों, डांग कहते हैं। क्या कहते हैं, डांग। और इन्हीं बीहड़ों में कौन लोग रहते हैं दोस्तों, डाकू लोग रहते हैं। इन्हीं बीहड़ों में कौन से लोग रहते हैं दोस्तों, डाकू लोग रहते हैं या दस्यु लोग रहते हैं। इसीलिए बीहड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, डाकू या दस्युओं की शरण स्थली कहते हैं। डाकू या दस्युओं की क्या कहते हैं दोस्तों, शरण स्थली कहते हैं, क्योंकि इन बीहड़ों में ये गहरे गहरे बीहड़ होते हैं दोस्तों, गहरे गहरे खड्डे होते हैं जहाँ पर डाकू लोग छुप जाते हैं, चोरी चकेरे कर करवा के उन बीहड़ों में छुप जाते हैं। वहां पर कोई किसी की औकात नहीं है कि उन डाकुओं को पकड़ सके। भाई साहब इतने छुपने के बहुत अच्छे अच्छे रास्ते हैं। तो सीधा बात रखना, बीहड़ के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, चंबल नदी। बीहड़ क्या है,
कि चंबल नदी के द्वारा बनाई गई गहरी गहरी घाटियों को बीहड़ कहते हैं और वहां के स्थानीय लोग उन बीहड़ों को क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। दोस्तों ये जो बीहड़ है ना, ये बीहड़ करौली में सर्वाधिक है। कहाँ पे दोस्तों? करौली में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं, इसीलिए करौली को क्या कहते हैं दोस्तों? बीहड़ की रानी, बीहड़ की रानी, या इसको कहते हैं डांग की रानी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीहड़ की रानी या डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों? मैंने आपको बताया चंबल बेसिन, चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है, अपने डांग भूमि के लिए जानी जाती है। अब बीहड़ होता क्या है? चंबल नदी के द्वारा बनाई गई गहरी गहरी घाटियां, या मैं इसको एक शब्द और कहता हूँ, चंबल नदी के द्वारा बनाई गई उत्खात भूमि, उत्खात भूमि या गहरी गहरी घाटियों को बीहड़ कहते हैं। स्थानीय लोग इसको डांग कहते हैं। बीहड़ की रानी या डांग की रानी करौली को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? करौली। और इन बीहड़ में या डांग में कौन से लोग रहते हैं? डाकू लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं दोस्तों? डाकू लोग रहते हैं। अब दोस्तों ये डाकू लोग चोरी चकेरे कर करवा के ये सब कुछ काम करते हैं। इन डाकुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार अनेक प्रयास करती है, लेकिन भाई साहब इनको समझने का नाम ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं समझते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये भाई साहब इन डाकुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने दो कार्यक्रम भी चला रखे हैं। मैं दोनों कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ, ये अपना चंबल बेसिन के अंतर्गत ही है ना, इसीलिए काम आएगा। कौन कौन से कार्यक्रम चला रखा है? पहला कार्यक्रम है दोस्तों कंदरा विकास कार्यक्रम। कंदरा विकास कार्यक्रम ये चला रखा दोस्तों 1987-88 में। जो अपने पूर्वी राजस्थान के 8 जिले, पूर्वी राजस्थान के जो 8 जिले ना दोस्तों, उन 8 जिलों में कंदरा विकास कार्यक्रम चलाया था। इन कंदरा विकास कार्यक्रम में जो कंदराओं में छुपने वाले जो डाकू लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ता है, उनको प्रोत्साहित करा जाता है, उनके पढ़ने लिखने के खर्चे वहन किए जाते हैं। दूसरा जो कार्यक्रम है वो दोस्तों कौन सा है? डांग विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? डांग विकास कार्यक्रम। डांग विकास कार्यक्रम ये भी उन डाकुओं के लिए चलाया जाता है। कब से चलाया जा रहा है? 2004 से चलाया जा रहा है। तो समझ में आई दोस्तों? चंबल बेसिन आपको समझ में आया क्या? चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है, अपनी उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। बीहड़ क्या होता है? चंबल नदी के द्वारा बनाई गई उत्खात भूमि या गहरी गहरी घाटियों को बीहड़ कहते हैं। समझ में आ रही है? इन बीहड़ों को स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं। इन डांग में सर्वाधिक डाकू लोग रहते हैं, इसीलिए बीहड़ों को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। आई बात समझ में? आगे उसके बाद में इन डाकुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इनको डाकूपना का काम नहीं करने के लिए, इनको अच्छे अच्छे कार्य करवाने के लिए सरकार ने दो कार्यक्रम चलाए। कंदरा विकास कार्यक्रम 1987-88 वहां पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में चलाया गया, और दूसरा है डांग विकास कार्यक्रम 2004 में चलाया गया, ये भी 8 जिलों में चलाया गया। ये हो गई दोस्तों आपके चंबल बेसिन। ये हो गया क्या? चंबल बेसिन। समझ में आ गई? तो अब समझ में आ गई तो मिटा दो इसको। आगे दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा बताया दोस्तों मैंने बाणगंगा बेसिन। क्या बताया दोस्तों आपको? बाणगंगा बेसिन। लगाओ हेडिंग बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन, लेकिन पेन चेंज कर देता हूँ, पेन चेंज देता हूँ। बाणगंगा बेसिन। देखो दोस्तों ये जो बाणगंगा है ना, ये बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियां। खास बात आपको अब बता देता हूँ दोस्तों, ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। पहले बैराट कहाँ पड़ता था? जयपुर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में, इसीलिए मैंने ये चीज बताई, उसमें कोई इतना चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज हुआ, इसलिए मैं नए अपडेट के साथ में बता रहा हूँ। बैराट की जो पहाड़ी है ना दोस्तों, ये वर्तमान में कहाँ पड़ती है? कोटपुतली बहरोड जिले में पड़ती है। अच्छे से समझ लेना, इसीलिए मैंने ये चीज लिखी है। कोटपुतली बहरोड जिले में बैराट की पहाड़ियां स्थित है, नए जिले के अनुसार। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? बाणगंगा नदी। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। यहाँ निकलने के बाद में ये नदी जाती है फिर जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण जो जिला है वहां पर जाती है। उसके बाद में ये नदी जाती है दौसा में। कहाँ जाती है दोस्तों? दौसा में। उसके बाद में ये नदी जाती है फिर कहाँ जाती है? भरतपुर में। कहाँ जाती है? भरतपुर में। और भरतपुर के जाने के बाद में इधर से जो यमुना नदी आती है ना, इस यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा नदी कहते हैं। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, ताला नदी कहते हैं। अब सुन में बाणगंगा नदी, अर्जुन की गंगा, अर्जुन के बाण से इस नदी का उद्गम हुआ था। एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने सीधा
उद्गम स्थल से लेकर सीधा यमुना में अपना पानी पहुंचाती है। समझ में आ रही है? ये है बाणगंगा नदी। अब इस बाणगंगा नदी का अपने मैदानी प्रदेश में क्यों पड़ते हैं, अच्छे से याद रखना। इस बाणगंगा नदी बैराट से लेकर इस कोटपुतली बहरोड से लेकर यहां से लेकर पूरा का पूरा भरतपुर तक, पूरा का पूरा इस नदी के द्वारा उपजाऊ मैदान बनाया जाता है। उपजाऊ मैदान बनाया जाता है। उस उपजाऊ मैदान को कहते हैं भाई साहब रोही का मैदान। क्या कहते हैं दोस्तों? रोही का मैदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा। रोही का मैदान किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? बाणगंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। रोही का मैदान कहाँ स्थित है? बाणगंगा नदी जहाँ पे उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से लेकर भरतपुर तक सर्वाधिक जो उपजाऊ मैदान है, इस उपजाऊ मैदान को रोही का मैदान कहते हैं। इस रोही के मैदान में सबसे ज्यादा होते हैं भाई साहब गेहूं। क्या होते हैं दोस्तों? गेहूं। सीधी बात आएगी, रोही का मैदान किस नदी से संबंधित है? बाणगंगा नदी से संबंधित है। रोही के मैदान में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? गेहूं होते हैं। क्या होते हैं? गेहूं। एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपको इंपोर्टेंट और स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रोही का मैदान किन दो आब के मध्य है? किन दो आब के मध्य स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, घूम जाओगे, अच्छे अच्छे लोग घूम जाएंगे कि रोही का मैदान किन दो आब के मध्य है। तो याद रखना, देखो इस तरफ तो ये नदी कौन सी है दोस्तों? बाणगंगा नदी। यहां से तो बाणगंगा नदी निकलती है और यहाँ पर यमुना। तो याद रखना रोही का मैदान बाणगंगा व यमुना नदियों के मध्य स्थित है। सीधा क्वेश्चन आएगा। इसको ऊपर कहीं खोपचे में लिख देना कि रोही का मैदान बाणगंगा व यमुना नदियों के दो आब में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी। मैं अभी भी वादा करता हूँ आपको, मेरे से पढ़ने वाले बच्चे ही करेंगे, बाकी अन्यथा बहुत कम लोगों को करने मिलेगा। तो रोही का मैदान बाणगंगा नदी बेसिन में स्थित है। बाणगंगा नदी वर्तमान में बैराट की पहाड़ियां, विराटनगर जो कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, यहाँ से निकलकर जयपुर ग्रामीण दोसा भरतपुर में बहती है और उसके बाद यमुना में मिल जाती है। विराटनगर की पहाड़ियों से लेकर भरतपुर तक बाणगंगा नदी के द्वारा उपजाऊ मैदान बनाया जाता है, जिसको रोही का मैदान कहते हैं। यहाँ पर इस रोही के मैदान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है और रोही का मैदान बाणगंगा और यमुना के दो आब में स्थित है। समझ में आ गई भाई साहब? पहले मैंने चंबल प्रदेश बताया, चंबल बेसिन बताया, जिनमें बीहड़ के बारे में बताया, डांग के बारे में बताया, डांग की रानी करोली के बारे में बताया, और अब बाणगंगा बेसिन में रोही का मैदान बताया। समझ में आ गया क्या दोस्तों? समझ में आ गया? आगे बात। तीसरा मैं पॉइंट लेता हूं, ये लिख देना साथ साथ में, काम आएंगे दोस्तों, लिख देना, आज भी कह रहा हूं लिख देना। अब तीसरा लेता हूं दोस्तों, बनास बेसिन। तीसरा लेता हूं बनास बेसिन, लेकिन पेन दूसरा लेता हूं। तीसरा लेता हूं दोस्तों बनास बेसिन। आपको पता है जो ये बनास नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां, और खमनोर की पहाड़ी कहां है दोस्तों? राजसमंद। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, समुद्रपुर, और समुद्रपुर में जाकर उसके बाद में तो वो त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। बस सुनने, ये तो बनास नदी जब मैं पढ़ूंगा तब मैं कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती तब बताऊंगा, अपने यहाँ पे कोई मतलब उसका नहीं है बनास नदी। अब बनास नदी में पढ़ना क्या क्या है, ये बहुत खास बात है। बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान बनास बेसिन कहलाता है। अब बनास बेसिन में कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें? पहली अच्छी बात याद रखना, बनास बेसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है मालपुरा करौली का मैदान। सीधा क्वेश्चन आएगा, मालपुरा करौली का मैदान। सीधा क्वेश्चन आएगा कि मालपुरा जो करौली का मैदान है ये किस नदी बेसिन में आता है? बनास बेसिन में आता है। या सीधा क्वेश्चन आएगा कि मालपुरा करौली का मैदान है ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? बनास बेसिन के द्वारा बनाया जाता है। ये जो मालपुरा करौली का मैदान है ना दोस्तों, ये किन किन जिलों में पाया जाता है? एक तो टोंक में, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर में, टोंक, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के बाद में करौली। इन तीन जिलों में मालपुरा करौली का मैदान पाया जाता है। मालपुरा करौली का मैदान पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। आगे खास बात, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस मालपुरा करौली के मैदान को ए एम हेरोन ने इस मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनिपेलिन कहा है। तृतीय पेनिपेलिन कहा है भाई साहब? तृतीय पेनिपेलिन एक शब्द याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, क्या है, कैसे क्या है?
आप इसको छोड़ देना। अभी तो सीधा ये याद रखो, ए एम हेरोन। ए एम हेरोन वही भाई साहब है जिसोने जिन्होंने अरावली का भूगर्भिक संरचना दी थी, अरावली के बारे में बताया था, अरावली की बनावट के बारे में बताया था, वही है ए एम हेरोन। है बस सुनने, ए एम हेरोन वही है जिन्होंने अरावली की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया। वही अरावली जो जिन्होंने ए एम हेरोन ने अरावली की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया, उन्होंने मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनीप्लेन की संज्ञा दी, पेनी पेलिन की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब का क्वेश्चन है, सीधा आएगा। तृतीय पेनीप्लेन किसको कहा जाता है? मालपुरा करौली के मैदान को कहा जाता है। किसने कहा था? ए एम हेरोन ने कहा था। याद हो जाएगा दोस्तों, उतारो, ये साफ साफ उतारो, बहुत गजब की बात है, साफ सट उतार देना, सीधा क्वेश्चन आएगा। और फिर दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा इसमें, और मालपुरा करौली का मैदान हो गया, और मैं इसमें क्या बताऊं, खेराड़ प्रदेश, इसमें एक खेराड़ प्रदेश भी आता है दोस्तों, खेराड़ प्रदेश। ये जो खेराड़ प्रदेश है ना दोस्तों, ये खेराड़ प्रदेश है, ये मालपुरा टोंक, या मैं ऐसा कह सकता हूँ जहाजपुर जो भीलवाड़ा है ना दोस्तों, जहाजपुर भीलवाड़ा, इन जहाजपुर भीलवाड़ा में खेराड़ प्रदेश पाया जाता है। जो जहाजपुर भीलवाड़ा है उसमें पूरा का पूरा खेराड़ प्रदेश है, और इन खेराड़ प्रदेश में इन खेराड़ प्रदेश में खेराड़ी बोली बोली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना, इस खेराड़ प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी बोली बोली जाती है। थोड़ा दिमाग में रखना कि खेराड़ प्रदेश जहाजपुर भीलवाड़ा में है। एक और बता देता हूँ, इस बनास बेसिन में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, पिंड मांड का मैदान, पिंड मांड का मैदान, ये जो पिंड मांड का मैदान है दोस्तों, ये देवगढ़ राजसमंद से लेकर कहां तक स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा तक स्थित है। ये दोस्तों, ये तीन बात मैंने बताई, तीनों बात आपको याद करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु परंतु नहीं चलता है, याद आपको करना पड़ेगा। नौकरी आपको लेनी तो सब चीजें याद करनी पड़ेगी, मैं याद नहीं कर सकता, मेरे कोई काम की नहीं, अब आपके काम की। सीधी बात याद रखना, बनास बेसिन क्या है? बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदानी भाग है, जो उपजाऊ मैदानी भाग है, वो बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। बनास नदी की उद्गम हमनो राजसमंद से निकलती, ये नदियों वाले टॉपिक में काम आएगा। इस बनास बेसिन में पहला पॉइंट लगाना, मालपुरा करौली का मैदान, जो मालपुरा टोंक सोमदपुर करौली में पाया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, मालपुरा करौली के मैदान, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, ए एम हेरोन ने इन्हें तृतीय पेनीप्लेन की संज्ञा दी थी। फिर है खेराड़ प्रदेश, जहाजपुर भीलवाड़ा पाया जाता है, और इस खेराड़ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खेराड़ी बोली। कौन सी बोली है दोस्तों? खेराड़ी बोली है। फिर पिंडमांड का मैदान, जो पिंडमांड का मैदान है, ये देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। वो कौन सा मैदान है? पिंडमांड का मैदान। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पिंडमांड का मैदान कौन से नदी बेसिन में आता है? बनास बेसिन में आता है। रोही का मैदान कौन से नदी बेसिन में आता है? बाणगंगा नदी बेसिन में आता है। बीहड़ जो भूमि है कौन से नदी बेसिन में आते हैं? चंबल बेसिन में आते हैं। मालपुरा करौली का मैदान किस में आता है? बनास बेसिन में आता है। ये ऐसे क्वेश्चन आ गया ना भाई साहब, हवा निकल जाएगी। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, फिर लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, हमें नहीं आता। भाई साहब आएगा कब? जब आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं तो कैसे आएगा? ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, ये आपके हर जगह काम आने वाले, हर जगह काम आए। समझ में आ रही? अब मैं आज का अपना लास्ट पॉइंट लेता हूँ। लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया दोस्तों? अब लास्ट पॉइंट रह गया माही बेसिन। कौन सा बेसिन है दोस्तों? माही बेसिन। अब लास्ट है माही बेसिन। पहली बात याद रखना, माही नदी के द्वारा, माही नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान, सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान कौन सा कहलाएगा? माही बेसिन। कौन सा कहलाएगा? माही बेसिन। देखो याद करना, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये मान लो अपना ये मान लो अपना राजस्थान है, या मैं ऐसा इतना बना दूं तो भी ठीक है, इतना नहीं बढ़ाऊंगे तो भी ठीक है, थोड़ा छोटा बना ही देता हूँ, निचला निचला वाला बढ़ा देता हूँ, वैसे भी अपना ये कोई काम का नहीं, मैं ऐसा ही बना देता हूँ। ये मान लो अपना दक्षिणी राजस्थान है ना, ये अपना दक्षिणी राजस्थान है। ये एक ये ये ऐसा है ना। देखो दोस्तों, ये कौन सा जिला है? ये है बांसवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा। ये कौन सा है?
प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। और ये कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। आप तो यही ध्यान रखो, वो पूरा नक्शा में कोई फायदा नहीं है। ये चीज समझ में आई? नीचे बांसवाड़ा, इधर प्रतापगढ़, इधर डूंगरपुर। माही नदी आपको पता कहाँ से निकलती है? इधर से माही नदी निकलती है। और वो कहाँ से निकलती है? महू एमपी से। महू एक स्थान है, महल झील, महू एमपी से माही नदी निकलती है। और वो नदी यहाँ आती है, यहाँ, और वो यहाँ बहती है, ऐसी बहती है। वो नदी कैसी बहती है दोस्तों? यहाँ पर ऐसे। और फिर ये कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। गुजरात में चली जाती है। ये है भाई साहब माही नदी, ये इसमें ऐसे यूं बहती है। अब अपने को पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो आपको ये छोटी छोटी चीजें तो ध्यान में ही है कि माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। माही नदी यहाँ पर एक कर्क रेखा है दोस्तों, 26 किलोमीटर अपने राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो यहाँ काटेगी, एक बार यहाँ काटेगी। अपने को पढ़ना वो नहीं, अपने को पढ़ना ये है, माही नदी अपने यहाँ बहती है, तो इस बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और इधर देखो मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, बांसवाड़ा का ये इलाका पूरा देखो मैं कलर कर रहा हूँ, ये इलाका, और प्रतापगढ़ का ये इलाका, प्रतापगढ़ का ये इलाका, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा कौन सा मैदान बनाया जाता है? छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान बनाया जाता है? छप्पन का मैदान। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि छप्पन का मैदान किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? माही नदी के द्वारा बनाया जाता है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के द्वारा बनाया गया मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है। और इस छप्पन के मैदान में 56 छोटे मोटे गांव और 56 छोटे मोटे नदी नालों का समूह है। पहली बात आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर हमें तो याद नहीं होगा, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? भाई साहब आप नौकरी लगोगे, लगोगे कि नहीं लगोगे नौकरी? आप सब पशु परिचर में नौकरी लगोगे, नौकरी लगने के बाद में मेरा सीना भी 56 इंच का घर हो जाएगा, उसी प्रकार आपके माँ बाप का सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। भाई साहब सबसे ज्यादा जो 56 इंच का सीना होगा ना, वो किसका होगा दोस्तों? बाप का। किसका होगा? बाप का। बुरा मत लेना दोस्तों, दिल पर मत लेना, लेकिन बात सच है। आप भाई साहब नौकरी लग जाओगे ना, तो अपने बाप का 56 इंच का सीना हो जाएगा। अरे बस उनमें कोई गलत मत लेना, एकदम याद करवाने वाली बात है। जब आप पशु परिचर में नौकरी ले लोगे ना, तो अपने बाप का जो सीना है वो 56 इंच का हो जाएगा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 का मैदान पाया जाता है। समझ में आ गई? याद रखना। और आगे चलने के बाद में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा है दोस्तों, इधर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सा प्रदेश पाया जाता है? वागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश पाया जाता है? वागड़ प्रदेश। ये दो चीज आपको ध्यान रखना कि माही नदी के द्वारा बनाए गए मैदान माही बेसिन कहलाता है। माही नदी के द्वारा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 का मैदान बनाया जाता है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य वागड़ प्रदेश बनाया जाता है। और खास बात, माही नदी के द्वारा इस प्रतापगढ़ में देखो मैं अभी लिखता हूं, देखो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वो प्रतापगढ़ के मध्य तो 56 का मैदान बनाया जाता है, पहली बात। फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य कौन सा प्रदेश बनाया जाता है? वागड़ प्रदेश बनाया जाता है। और एक बात और बता देता हूं, इधर इधर बताता हूं, जो ये अपना जो प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ में माही नदी के द्वारा, प्रतापगढ़ में माही नदी के द्वारा कौन सा मैदान बनाया जाता है? कांठल का मैदान बनाया जाता है। कांठल का मैदान बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 56 का मैदान या कांठल का मैदान या वागड़ का प्रदेश ये कौन सी नदी बेसिन में आता है? माही नदी बेसिन में आता है। और एक गजब की बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत तगड़ी बात बताता हूँ, बहुत ही गजब की बात बता देता हूँ। इस माही नदी बेसिन में जहां जहां ये माही नदी बेसिन चलती है, वहां वहां सर्वाधिक पाए जाते हैं भाई साहब महुआ। क्या पाए जाते हैं? महुआ। और इन महुआ पर चैत के महीने में सर्वाधिक लगते हैं भाई साहब पुष्प। क्या लगते हैं? पुष्प। माही नदी जहां जहां बहती है उस पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में महुआ पाया जाता है, और महुआ पर चैत के महीने में आते हैं भाई साहब पुष्प। क्या आते हैं? पुष्प। इसीलिए माही नदी बेसिन को क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्प प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्प प्रदेश कहते हैं। माही नदी बेसिन को पुष्प प्रदेश कहते हैं। क्योंकि पुष्प प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है महुआ, और महुआ पर सर्वाधिक होते हैं पुष्प।
और भाई साहब इसी महुआ से यहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक जो आदिवासी जनजाति है ना, इसी महुआ से भाई साहब आदिवासी जनजाति अपने लिए बनाती है अमृत, अपने लिए बनाती है भाई साहब शराब। क्या बनाती है? शराब। और उस शराब का नाम क्या दोस्तों? मावड़ी। क्या नाम है दोस्तों? मावड़ी। गजब की बात है कि आदिवासी लोग जो या निवास करते हैं वो महुआ से शराब बनाते हैं, अपने लिए अमृत बनाते हैं, अपने लिए गुटकी बनाते हैं। उस गुटकी का नाम क्या दोस्तों? मावड़ी। क्या नाम है? मावड़ी। याद रख लेना दोस्तों, गजब की बात है, बहुत ही तगड़ी तगड़ी बात है। ये मैंने आपको माई बेसिन पढ़ाया दोस्तों। एक बार थोड़ा सा मैं वीडियो देखता हूँ, फिर मैं आप बात करता हूँ। हाँ, वीडियो आज तो ठीक ही अपने टाइम पे ही बन रहा है, 40-45 मिनट का समय होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको पूरी मैदानी प्रदेश पूरा के पूरा करवा दिया। मेरे हिसाब से इन सब चीजों में कहीं भी आपको 1% भी तकलीफ नहीं होगी। पहले मैंने पूरी प्रदेश मैदानी प्रदेश की बात बताई, उसके बाद में मैंने 4 भाग बताए। चंबल बेसिन में बीएड के बारे में बताया, फिर उसके बाद बाणगंगा बेसिन में रोही का मैदान बताया, बनास बेसिन में मालपुरा करौली का मैदान, खेड़ा प्रदेश पिंडवान का मैदान बताया, और उसके बाद में अपना माही बेसिन में 56 का मैदान बताया, कांठल का मैदान बताया, और भाई साहब वागड़ प्रदेश बताया, और माही प्रदेश को पुष्प प्रदेश कहा जाता है। और एक बात और बता ही देता हूँ लास्ट जाते जाते, इस माही प्रदेश में सर्वाधिक जंगली जीव रहते हैं। जंगली जीवों की वजह से इस माही प्रदेश का एक नाम मिलता है व्याघ्र घाट। क्या नाम मिलता है दोस्तों? व्याघ्र घाट। माही प्रदेश में सर्वाधिक जंगली जीव पाए जाते हैं, सर्वाधिक जंगली जीव रहते हैं, इसीलिए माही प्रदेश को व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता है, पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही दोस्तों? ये सब चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई। दोस्तों आपको ये चीजें कैसी लगती है आप प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। आप डेली सुबह 10:30 बजे लाइव जुड़ो, लाइव जुड़ने के बाद में मुझे कमेंट में मैसेज करो। कुछ बच्चे, कुछ मेरे स्टूडेंट वो हमेशा लाइव जुड़ते हैं और कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उन कमेंट में जवाब देता हूँ। हथौड़ नहीं दे पाता तो आप कमेंट में, आप लाइव कमेंट में नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया करो, मैं आपको बताऊंगा, 100% बताऊंगा। मैं चाहता हूं दोस्तों, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया तो मैं आपका बेड़ा पार करने वाला, 2024 आपके मुट्ठी में करने वाला हूं, आपका स्वर्णिम बनाने वाला हूं। दोस्तों ये समय आपकी मेहनत का है, आपकी खुशियों का समय है। आपको मेहनत के साथ साथ में आपको खुशियां मिलने वाली है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये दिन आपके मेहनत के, आने वाला टाइम आपको खुशियां होगा। मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं भी बहुत जी जान लगा के तैयारी करता था, तब आज आपके सामने मैं बहुत खुशी से जिंदगी जी रहा हूँ। भाई साहब नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, भाई साहब फोड़ा हो जाओ फुंसी हो जाए, लारे नहीं लार पाने बैठो नहीं मुश्किल हो जाए, हाथ लगाओ तो धुंजे पाचे, बैठो भी नहीं सके, बैठ नहीं सके, इतना गजब के दर्द होते हैं। भाई साहब इतनी आसानी से तो नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत मैं आपको करवाऊंगा। भाई साहब ये टॉपिक करवाऊंगा, उसके टॉपिक पूरे होने के बाद में, पूरी जियोग्राफी होने के बाद में क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसके बाद में मैं आपको जियोग्राफी अपने आर्ट एंड कल्चर करूंगा, हिस्ट्री करूंगा, पूरा का पूरा राजस्थान जीके करवाने वाला हूँ, और इतना शानदार तरीके से करूंगा एक भी क्वेश्चन बाहर क्या चला जाए, ये मेरा वादा है। भाई साहब राजस्थान जीके तो मैं आपको मुट्ठी में करवाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुझको लय ताल में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार आ गया ना फिर भाई साहब आपकी भी खटिया खड़ी करूंगा, मेरी भी खटिया खड़ी करने वाला हूँ। सो क्या ले फिर आप और मैं याद करवा के रहूंगा। आप टेंशन छोड़ो दोस्तों, सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करो, आप डेली नोट्स बनाते रहो, डेली नोट्स बनाते रहो, आपका काम मैं कर दूंगा, आपका कल्याण मैं करने वाला हूँ, आप तो बस याद करते रहो, डेली क्लास ज्वाइन कर लो, लिख दो, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो भी है आप अपने स्तर पर डेली करते रहो, और डेली मेरे से आपको जो भी वीडियो मिलता है वो आप करते रहो। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।